दिस इज अली रजा फ्रॉम KEMU मेरिट नंबर 22। FSC में मेरे मार्क्स थे 1055 और MCAT में 192। मेरा नाम अब्दुल्ला इफ्तिखार है। मैं फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। KE में मेरा मेरिट नंबर 73 था। MDCAT में आई सिक्योर्ड 197 आउट ऑफ 200 और इंटरमीडिएट में मेरे मार्क्स 1013 थे। मेरा नाम ज़ैन तारिक है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS का तालिब इल्म हूँ। FSC में मेरे 1051 नंबर थे और मेरी ओवरऑल लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन। MDCAT में मेरे 195 नंबर थे और मेरा किंग एडवर्ड में मेरिट नंबर 5 था। मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर 8 हूँ। FSC में मेरी लाहौर बोर्ड में प्री मेडिकल ग्रुप में 3rd पोजीशन थी, जबकि GCU कॉलेज में मेरी 1st पोजीशन थी। MDCAT में मेरे 195 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। अस्सलामुअलैकुम। आपकी खिदमत में ये बंदा नाचीज़ आज दोबारा हाजिर है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों के लिए MDCAT और FSC के टॉपर्स के इंटरव्यूज़ रेडी हो चुके हैं। आप लोगों से सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये 4 लोग, जिसमें शामिल है अली रज़ा FSC टॉपर, अब्दुल्ला इफ्तिखार MDCAT टॉपर, तलहा अशरफ ज़िया FSC टॉपर एंड ज़ैन तारिक FSC टॉपर, इन्होंने अपने MBBS की प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी को साइड पे रख के आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। इनको किप्स, स्टार और यूनिक से भी बहुत ज़्यादा ऑफर हुई, लेकिन ये उसमें नहीं गए। इनको ये था कि हम लोगों ने आप लोगों को गाइड करना है। अब चूंकि ये सब लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को, इन लोगों की मेहनत को एंड तक देखना आप लोगों का काम है। इन लोगों को सपोर्ट करना, इनके लिए कमेंट करना, इनके लिए लाइक करना वीडियो को। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल। इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली वीडियोस के शेड्यूल के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वीडियोस हफ्ते में 2 दिन आया करेंगी। एक दिन वेडनेसडे और दूसरा दिन सैटरडे। दोनों दिन शाम को 6 बजे हर हफ्ते वीडियो अपलोड होगी और वो एक एक वीडियो का एक एक लफ्ज आप लोगों के लिए सुनने वाला होगा। एंड वंस अगेन, मैंने अपना वादा आप लोगों के साथ पूरा किया है। चैनल को ग्रो करने वाला अब आप लोगों का वादा पूरा करने वाला है। एंड नाउ ओवर टू यू टॉपर्स। I'm basically here to clarify some FAQs about MCAT. तो coming towards the FAQs, पहला FAQ के डेली रूटीन और टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए प्रेपरेशन के दौरान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है इसका आंसर, क्योंकि आमतौर पे बच्चे एंग्जाइटी का शिकार भी इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें सफ़र करती हैं और वो हर तरह से लैग कर सकते हैं और वो इस तरह से तैयारी इनफेक्टिव हो जाती है। तो इसका हल क्या है फिर? आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करो, आपकी रूटीन क्या हो। आप अपने टाइम वर्किंग आवर्स के 4 पार्ट्स कर लें। एक आपका वो टाइम जिसमें आपने वो पढ़ना है जो आपको सही तरह नहीं आता, वो आपका खुद का टाइम होगा। एक प्री टेस्ट, एक टेस्ट और एक पोस्ट टेस्ट ड्यूरेशन कर लें। अब फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि आप पूरे दिन में 8 घंटे आपने पढ़ाई को दिए हैं या 9 घंटे दिए हैं। एक तो होगा आपका टेस्ट, ठीक हो गया, घंटा 1.5 का होगा, जो भी होगा उसका ऑनलाइन आपके चल रहे हैं। उसके बाद आपका होना है प्री टेस्ट, आपकी प्रेपरेशन होनी है। उसमें ये होगा, वो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टेस्ट। अगर कोई बायो का सिंपल सा 2 चैप्टर का टेस्ट है तो उसके लिए आपको कोई मसला नहीं, आप 2 घंटे दे दो, आपकी तैयारी हो गई है प्रैक्टिस के साथ, तो यूर डन। उसके बाद अगर कोई टेस्ट है मुश्किल, लाइक बायो के कोई टेक्निकल टॉपिक्स हैं, टेक्निकल टॉपिक ना हर सब्जेक्ट में कुछ होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हो गया ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल आ गया है, बायो में बायो एनर्जेटिक्स आ गया है, इंग्लिश में कोई टफ रूल्स प्रपोजिशंस आ गई हैं। तो इस तरह का कोई टेस्ट है तो आपको अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी ऑब्वियसली। फिर आप 4 to 5 आवर्स दे दो। आपका जो स्केड्यूल होगा वो डेली का फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टेस्ट मुश्किल है, टाइम ज़्यादा दो। उसके बाद पोस्ट टेस्ट ड्यूरेशन, मैं आपको कह ही क्यों रहा हूँ इसके बारे में, उसकी रीज़न ये है कि पोस्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आपका इंडिविजुअल होता है, आपने खुद करना होता है। उसमें क्या होता है, आपने देखना है आपके MCQs कौन से सही हुए हैं, मगर आपको उसमें टाइम लगी, आपको मसला है, वो आप रिव्यू करो। सेकेंडली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आपने देखना है कि कौन से MCQs आपके गलत हुए हैं
और उनको सिर्फ आपने उनका करेक्ट ऑप्शन देखकर उसको मेमोराइज ही नहीं कर लेना, बल्कि आपने देखना है कि वो एमसीक्यू आया कहाँ से। फॉर एग्जांपल आपको कि एमसीक्यू ब्रेन से गलत हो गया है तो आपने उसको लेट गो नहीं करना, आपने उस एमसीक्यू को देखना टेस्ट के बाद कि क्यों गलत हुआ है, उसका ऑप्शन क्या सही है, आपने ब्रेन दोबारा रिवाइज करना है। ये मोर प्रेफरेबल है। हर तरह से आप किसी से पूछेंगे, इस तरह आपकी तैयारी पे ग्रिप ज़्यादा होगी और हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जब आपका ये चीज़ हो जाएंगी उसके बाद आपके पास बचेगा आपका बाकी टाइम, जिसमें आपने थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना होगा। और मैं असल में वर्क आवर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो टाइम होगा जिसमें आपने देखना है आपको कौन सी चीज़ सही नहीं आती, आपने उसमें एफर्ट करनी है। और जो आपको लग रहा है मैं इधर लैग कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट टफ है और ये चीज़ ज़रा टेक्निकल है, आप उसको टाइम दे दो रोज़ाना की बेसिस पे। एक दिन 10 घंटे नहीं दिए जाते, रोज़ 2 घंटे दोगे, हफ्ते में 14 घंटे भी बन जाएंगे, वो बेहतर है, इफेक्टिव है और हर लिहाज से बेहतर है। जहां तक मेरी MDCAT में रूटीन की बात थी, तो चूंकि मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन की हुई थी, इसलिए मैं सुबह 4 बजे किप्स जाता था। उसके बाद वहां पे लेक्चर्स वगैरह लिए, उसके बाद घर आके मैं अपना नींद को टाइम देता था, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी थी। उसके बाद ये होता था, शुरू में तो हमारे एक यूनिट के टेस्ट होते थे किप्स में, रोज 1 यूनिट का, तो घर आके मैंने उसी की तैयारी करनी होती थी। अब इस तरह शुरू में रोज मेरा एक सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट के 1 यूनिट की तैयारी हो गई। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाता गया तो 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स के टेस्ट हुआ करते थे। अब इसमें चूंकि शुरू से हम रिवाइज करते आ रहे थे, एफएससी में भी पढ़ा हुआ था, तो टाइम जो है वो कंप्रेस होता गया। अब वही 3-4 घंटे जस्ट शुरू में जिसमें मैं 1 यूनिट की तैयारी करता था, उन्हीं 3-4 घंटों में मैं 3 यूनिट्स की तैयारी करने लग गया। अब इसी तरह जब एफएलपीज का टाइम आया, पूरे सिलेबस के टेस्ट, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स की दोनों सालों की किताबें करें। आपने अपना आपको देखना होता है कि मैं किस चीज में लैकिंग हूं, किस चीज में वीक हूं, कौन सी चीज मेरी परफेक्ट हो चुकी है, उसके मुताबिक आपने रोज का रोज करना होता है। टेस्ट बेशक आप एंड पे पूरे सिलेबस के दें। रूटीन, जनरल रूटीन वही थी जो मेरी एफएससी से मैं कैरी करता हुआ आ रहा था। इसमें बिकॉज आपने बिल्कुल ट्रांजिशन किया था बोर्ड एग्जाम से, तो आई वाज लिटिल बिट अकस्टम टू द ग्राइंड, और उसी को लेके चलना आगे मेरे लिए इतना इशू था नहीं, कंसिडरिंग कि ये 3 माह का पीरियड जो था इसी से हम आ रहे थे, टेस्ट सेशंस वगैरह देकर, एफएलपीज वगैरह देकर और बोर्ड एग्जाम्स देकर। तो सेकंड ईयर का जो मटेरियल था वो भी दिमाग में फ्रेश था, और बेसिकली जो मेजर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था MDCAT की प्रिपरेशन का, वो मेरे लिए फर्स्ट ईयर की रिवीजन था। तो उसको सुबह वो स्टार्टेड आफ्टर फजर प्रेयर, और कभी मिडनाइट के बाद भी, जब तक प्रिपरेशन नहीं हो जाती थी तब तक जो है इसको लेकर चलते थे। लेकिन जो इसमें ये था कि ब्रेक्स छोटी मैं लेता था बीच में, और छोटी ब्रेक्स लेकर माइंड को भी, बॉडी को भी रिलैक्स करता था। कभी खाना खाने के लिए उठ गए, या कभी कोई चाय पीने के लिए उठ गए, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन उठ गए, कभी कोई बात करने के लिए उठ गए, छोटा सा नैप ले लिया। इस तरह की छोटी ब्रेक्स मैं लेता रहता था बीच में, और वो ब्रेक्स जो है वो फिर आपको थकने नहीं देती हैं, आई बिलीव। कि फिर आप अगर लगातार पढ़ रहे हो, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़ सकते हो, यू गेट टायर्ड, योर बॉडी गेट्स टायर्ड। मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं थोड़े ब्रेक्स लेता रहूं, और उन ब्रेक्स में आप कुछ खा लें, कोई और काम कर लें, कोई चीज़ अगर आपने करनी है, कोई अपने डेली रिचुअल्स, डेली रूटीन के काम है वो करने, वो कर लें। तो वो थोड़ी सी एक रिलैक्सिंग रूटीन होनी चाहिए। उसके अलावा जो पढ़ाई थी वो टेस्ट की प्रिपरेशन करता था, कोई एज सच एक्स्ट्रा मटेरियल मैं नहीं पढ़ रहा था, जो कि शुरू के दिन थे। जब रिवीजन शुरू हुई तो आई वाज रिवाइजिंग एट द सेम टाइम एंड प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली हाई स्टेक टेस्ट है, तो उसके लिए आई हैड टू मेक श्योर कि मैंने हर चीज़ 3 से 4 दफ़ा गो थ्रू की हो, और मेरा कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। MCQ मैनेजमेंट, MCQs की अगर मैनेजमेंट की बात करें और MCQ टाइम या टेस्ट टाइम की बात करें, तो वो मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं जल्दी से जल्दी करूं, और जो MCQs मेरे से नहीं होता था पहली गो में मैं उसको नहीं करता था, उसको इनसर्कल करता था और आई मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये मैं मेक श्योर करता था कि मैं इसको फिल भी ना करूं, और जो अगला क्वेश्चन है अगर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा तो देन मूव टू द नेक्स्ट वन। इसी तरह एक गो में मैं 60 या 100 या जितने भी MCQs होते थे वो एक गो में करता था,
और उसके बाद जो एमसीक्यूज बच जाते थे उनको फिर से करता था। और अगर फिर कोई 1 या 2 या 3 एमसीक्यूज बच गए हैं जो कि बहुत ही ट्रिकी हैं या बहुत ही मेरे समझ में नहीं आ रहे, तो फिर मैं उनके साथ जो मेरा टाइम बचता था मैं उन पर लगाता था। किसी एक एमसीक्यूज पर बहुत ज़्यादा टाइम इन द फर्स्ट गो या सेकंड गो में कोशिश करता था मैं ना लगाऊं। तीसरी बारी में मैं कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा मैं कोशिश कर सकूं, जितना ज़्यादा मैं जो मैंने चीज़ें पहले ट्राई नहीं की किसी भी पर्टिकुलर एमसीक्यूज के हवाले से, या बेसिकली होता था फिजिक्स और केमिस्ट्री के हवाले से। बायोलॉजी में इट वॉज वेरी सिंपल, जो जस्ट बुक से रिलेटेड ज़्यादातर आता था। ज़्यादातर ये इशू मुझे फेस होता था फिजिक्स में। तो फिजिक्स के हवाले से यही था कि पहले एक दफ़ा कर लिए, और टीचर्स भी यही रेकमेंड करते थे, सीनियर्स भी यही रेकमेंड करते थे, जो जहाँ से भी गाइडेंस लेते थे वो ये कहते थे कि किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम है। 200 एमसीक्यूज हैं, 250 एमसीक्यूज हैं। अगर एमसीक्यूज इतने ज़्यादा हैं और टाइम इतना कम है, 2 से 2.5 घंटे आई बिलीव, तो उसके लिए फिर यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है वो मिनिमम टाइम में कोई एमसीक्यूज करें। अगर कोई एमसीक्यूज आपको अच्छा आता है, फॉर इंस्टेंस बायोलॉजी के एमसीक्यूज कंपैरेटिवली जल्दी हो जाते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप फिजिक्स के लिए टाइम बचा सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जल्दी कर लेते हैं आप फिजिक्स से टाइम बचा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के एमसीक्यूज जल्दी कर लेते हैं तो आप फिजिक्स से टाइम बचा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट तो ऑब्वियसली किसी भी टेस्ट का फिजिक्स है, और केमिस्ट्री लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, बायोलॉजी और इंग्लिश मेरा नहीं ख्याल कि टाइम कंज्यूमिंग है बिल्कुल भी। बायोलॉजी में आप टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप जल्दी सॉल्व कर लें, अगर आप जल्दी गो थ्रू कर लें तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं करता था वो ये था कि जो अगर कोई मुझे समझ में नहीं आया तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं 2 दफ़ा करूं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई नॉट, एल्स, अदरवाइज इस तरह का वर्ड है, ट्रिकी वर्ड है या कोई की वर्ड है, तो मैं उसको सर्कल या अंडरलाइन कर लेता होता था क्वेश्चन पेपर पे। तो वो जो है आंसर्स को फिर मुझे आंसर ढूंढने में आसानी रहती थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरी MDCAT डेज में जो मेरी रूटीन थी, और मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपने अपने दिन को जब आपने प्लान करना है तो आपने किन किन चीजों को उसमें शामिल करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी रूटीन में और आपकी रूटीन में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि जब मैंने MDCAT की तैयारी करनी थी तो हमारी बारी अकेडमीज वगैरह भी ओपन थी, और हमारे दिन का तकरीबन 7 घंटे अकेडमीज में प्रैक्टिकल सेशन की क्लासेस लेने में और MDCAT की प्रिपरेशन की क्लासेस में लग जाता था। आप लोगों को एडवांटेज ये है कि आप लोगों में की बारी क्योंकि अकेडमीज बंद हैं, तो इसलिए आप घर बैठ के तसल्ली के साथ अपने शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और वो शेड्यूल भी आप अपने हिसाब से उसको मिलाइन कर सकते हैं। अब मेरी रूटीन तो यूं होती थी कि भी पहले एकेडमी में आपने टेस्ट दिए, 4 सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए, उसके बाद उनकी डिस्कशन होनी है, उसके बाद घर आया, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद दोबारा पढ़ने लग गया, फिर दरमियान में खाने का भी वक्त होता है, फिर रात को भी सोना होता है, सुबह उठा फिर थोड़ा सा रिवाइज किया। तो मैं यूं समझता हूं कि मेरी बारी मुझे टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी पेश आई थी, और मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम था। तो अगर आप लोगों ने अपना शेड्यूल बनाना है तो मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि आपके रोजाना की जो रूटीन है उसके अंदर 3 चीजें शामिल होनी चाहिए। पहला यह है कि आपने जो टेस्ट देना है, अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया है तो उसका टेस्ट होगा, अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई तो जो ऑनलाइन टेस्ट आपके पास हैं आप उनको सॉल्व करें। दूसरा जो आपने जो चीज करनी है अपनी रोजाना के शेड्यूल में, वो ये है कि आपने उस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। उस टेस्ट की प्रिपरेशन आप करेंगे, ऑब्वियसली बुक से करेंगे, और वो बुक से करते वक्त आप सिलेबस को सामने रखेंगे। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने अपनी जो सारी आपकी तैयारी है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपने प्रैक्टिस बुक्स करनी है। तो ये वो 3 चीजें हैं जो आपके शेड्यूल में होनी चाहिए। बहुत से बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि आप हमारा शेड्यूल बना दे, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि मैं आपको इतना तो बता सकता हूं कि आपने रोजाना क्या करना है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपने किस वक्त सोना है या आपने किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है। वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन कितना पढ़ सकते हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल कब है पढ़ने में। रात को अगर आप बेहतर पढ़ सकते हैं तो आप दिन के वक्त सो जाएं या वाइस वर्सा कर लें। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सिर्फ एक जनरल आउटलाइन देनी है कि एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आपने अपना शेड्यूल आप बनाएंगे तो आप इन 3 चीजों को शामिल करेंगे। बाकी जो आपका रेस्ट है, आपका खाना पीना है, आपका सोना है, वो आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है।